कोई होमवर्क दिया था क्या आपने? कौन सा क्वेश्चन दिया? वो तो आपने कर ही लिए होंगे। इजी लगा होगा क्योंकि अपन ने क्लास में डिस्कस भी कर लिया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। एमसीसी मॉड्यूल में देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर जो अपने मॉड्यूल में है वो तो है 3 और अपने एमसीसी मॉड्यूल में प्रोबेबली 15 नंबर है। डॉन की बुक्स में एंट्री हो रही है, देखो। कल हम लोग ने जाते जाते कतरक की बुक में एंट्री की थी। इस चैप्टर में जो इलस्ट्रेशन है उसमें आखिरी नंबर है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 12 का। तो फिर सीधे आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसलिए एमसीसी मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिखेगा और आईसीआई मॉड्यूल में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। कल हम लोग क्या बन के बात किए थे? कतरक। आज अपन क्या बन के बात करेंगे? डॉन। करें शुरू। देखो, Bob informs Don that Ray's acceptance for ₹3,000 has been dishonored and noting charges are ₹40. Bob accepts ₹1,000 cash and the balance as bill at 3 months at interest of कितना percent? 10%. Don accepts from Ray his acceptance at 2 months plus interest at the rate 12% per annum. यार ये बॉब को क्या पड़ी है कि वो डॉन को कह रहा है कि रे की एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गई। डॉन ने रे से आया हुआ बिल किसके फेवर में एंडोर्स कर रखा होगा? बॉब ने पैसे किससे मांगे होंगे और रे ने बोला पैसे नहीं है। याद कीजिए, हम ए की बुक्स में बी से पैसे लेने की बात करते थे और सी को पैसे देने। ऐसा बोलता था मैं बी से लेना है और सी को देना है। यहाँ पर डॉन को बिल डिसऑनर हो जाने के कारण पैसे किसको देने पड़ेंगे और लेने किससे होंगे? क्या पहली एंट्री डॉन की बुक में रे से पैसा लेने की और बॉब को पैसा देने की बनेगी क्या? लिखना शुरू कीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। in the books of Dawn. हाँ जी, डॉन अपनी बुक्स में रे नाम के पर्सन को डेटर बनाएगा और बॉब नाम के पर्सन को क्या बनाएगा? क्रेडिटर। नोटिंग चार्ज कितने रुपए का लगा था? तो 3,000 का बिल था बेटा। तो यहाँ पर रे अकाउंट डेबिट टू बॉब, क्या 3,000 40 रुपए का हो गया बेटा? आगे देखिए, आगे क्या बोलते हैं? Bob accepts ₹1,000 cash and the balance as bill at 3 months at an interest of कितना परसेंट? अच्छा, तो हमने फिलहाल बॉब को उसके 3,040 रुपए के बदले कितने रुपए दे रहे हैं? 1,000। एंट्री बनाइए, बॉब अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ ₹1,000। एम आई क्लियर बच्चा लोग? अब बॉब हमारा क्रेडिटर 2,040 का बचा बेटा। हमें इसे 2,040 के क्रेडिटर के बदले हमें उसके ऊपर जो बिल वो हमारे पर बना रहा है वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने पर एंट्री क्या बनेगी? हम डॉन है, हमें इंटरेस्ट देना है। एंट्री बोलिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब। हम किसको दे रहे हैं इंटरेस्ट? व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट?
3040 में से 1000 का पेमेंट कर चुके, कितना पैसा बचा 2040 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। देखो बिल कितने महीने का है, मल्टीप्लाई बाय 3/12 51। कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया 51 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया। एम आई क्लियर बच्चा लोग? अच्छा, अब हम जो बिल बनाएंगे, क्या क्वेश्चन में लिखा था कि हम इंटरेस्ट का पेमेंट भी नकद में दे रहे हैं? नहीं लिखा था। तो मैंने क्या बोला था कि बिल का अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट के साथ ऐड होकर आ जाएगा। 3040 में से 1000 दे चुके थे, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा था 2040। अब हमें उसे इंटरेस्ट भी कितना देना पड़ा, तो बॉब हमारा क्रेडिटर 2091 रुपये 2091 से बन गया क्या। हम अगर बॉब के फेवर में क्या कर लेंगे, इन एक बिल एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारी बुक्स में एंट्री क्या होगी, बॉब अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। एम आई राइट बच्चा लोग? नया बिल कितने का बनेगा 2091। बात समझ में आ गई सब लोग को? ये हिसाब किताब तो डॉन ने किसके साथ किया है, अभी उसे किसके साथ सेटलमेंट करना है, रे के साथ। अच्छा, रे से हम कितने मांगते थे? क्या जैसे हमने बॉब को पार्ट पेमेंट किया वैसे ही रे ने हमें कोई पार्ट पेमेंट किया क्या? तो हम तो रे से 3040 ही मांगते हैं, और वो हमें ये पैसे कितने महीने बाद लौटा रहा है, तो हमें भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट की रेट देखो कितने गिवन है 12%। कितने महीने का 2 महीने का। पहले अपन लोग इंटरेस्ट का पैसा चार्ज करेंगे, किससे लेंगे, रे अपना डेटर बनेगा कि क्रेडिटर? एंट्री बोलो, रे अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और अगर एंट्री बनाते बनाते भूल गए तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट क्या होगा क्रेडिट। एंट्री क्या हो गई, रे अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। 3040 का कितना परसेंट, कितने महीने का बेटे 2 महीने का, फटाफट बताओ। 61 राउंड ऑफ करने पर आ रहा होगा, है ना पक्का? देखो देखो करो कैलकुलेट। 3040 का 12% 2 महीने का बिल 60 पॉइंट कुछ आ रहा होगा आपके, 60.8 आ रहा है, तो राउंड ऑफ अपन ने कर दिया तो कितना हो गया 61। हम इंटरेस्ट कितने रुपए का लेंगे उससे, 61 रुपए का इंटरेस्ट लेंगे। आ गई बात समझ? अच्छा, रे हमारा डेटर पहले से कितने का था 3040, अभी अपन ने डेटर और कितना बना लिया 61, तो जो नया बिल बनकर आएगा क्या वो 3101 का बनकर आएगा? एंट्री बोलिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रे 3101। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव कवर्ड। पूरे क्वेश्चन की कंबाइन एंट्री भी हो सकती है, बट अब खुद मेरे को बताओ, क्या कंबाइन एंट्री के लफड़े पढ़ना चाहिए क्या हमारे को? बहुत स्मूथ तरीके से सेपरेट एंट्री करते जाएंगे तो एंट्री बनाना आसान होगा कि नहीं होगा? देखो मैं आपसे पूछता हूँ, फर्स्ट एंट्री किस चीज़ की हुई होगी, बिल के डिसऑनर के। हम पैसे किसको देंगे, लेंगे किससे, रे को डेटर, बॉब को क्रेडिटर। क्या हमने बॉब को 1000 का पेमेंट दे दिया, बॉब अकाउंट डेबिट टू कैश। बॉब हमसे कितने पैसे मांगता है 2040। हमें उसे कितने महीने का इंटरेस्ट देना होगा 3 महीने का। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 2040 का 10%, 3 महीने का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब। बचे हुए 2040 प्लस 51 रुपये का इंटरेस्ट, क्या नया बिल बॉब अकाउंट डेबिट टू बीपी 2091 का हो गया क्या? आ गई बात समझ? इधर की तरफ अपने को रे से कितने पैसे लेने 3040, उसके बदले वो पैसे हमें को कितने महीने बाद देगा, कितने परसेंट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंट्री, रे से पैसा लेना है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, रे अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 3040 का 12% 2 मंथ्स का 61 इंटरेस्ट आ गया बेटा। अब हमें 3040 प्लस 61 यानी कि बी आर अकाउंट डेबिट टू रे 3101 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सबको ये बात समझ में आ गई बेटा? आप लोग का इंग्लिश का सब्जेक्ट शुरू हो गया है क्या? मैम पढ़ाती है ना, रिचा मैम क्या पढ़ा रही हैं आपको? रिपोर्टिंग। ओके, अब मैंने क्यों पूछा आप समझिएगा। इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो। जेम्स ओज डॉन ₹3200
ये क्या बना हुआ है? 3000 सेमी कॉलन। क्या बना हुआ है? सेमी कॉलन। यू नो द मीनिंग ऑफ सेमी कॉलन क्या होता है? कम हो कि ज्यादा हो? पता है आपको किसी को सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, फिर ध्यान सुनना, ठीक है? आगे पढ़ो क्या लिखा है। He sends Don own acceptance in favor of Ralph for rupees 3160। फिर साला क्या आ गया? फिर सेमीकोलन आ गया। तो जब तक सेमीकोलन का मतलब नहीं पता हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमीकोलन। जब एक आदमी दो अलग अलग बातें कहे लेकिन दोनों बातों का रिलेशन किसी एक पर्पस से हो, तो उन दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए कौन से उसका मार्किंग का साइन लिया जाता है? सेमीकोलन का। समझ रहे हो? यहाँ पे दो बातें, जेम्स ओज डॉन 3200, ये एक बात हो गई। डॉन ने किसके फेवर में बिल एक्सेप्ट कर रखा था? 3160 राल्फ के फेवर में। दो अलग अलग बातें हो गई। तो डॉन ने क्या खेल खेला होगा बताइए, देखें। हाँ, मतलब एक दूसरे के साथ सेटलमेंट कर लिया होगा, इसलिए दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है? ठीक है, अब आप पहले मुझे इस लाइन का मतलब बताइए। जेम्स ओज डॉन रुपीज 3200। यू ऑल फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स? जेम्स ओज डॉन रुपीज 3200। कौन किसको पैसे देगा? डॉन जेम्स को देगा। तो फिर हाँ सर, आपने जब ये बोला कि डॉन जेम्स से पैसे मांगता है, तो मैंने, सॉरी, जेम्स डॉन से पैसे मांगते हैं, तो मैंने मुंह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया, इसका मतलब वो गलत है। तो आपने बोला नहीं 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 सर, डॉन को पैसा किससे लेना है? जेम्स से। तो वहाँ पे मैं चलूँगा तुम्हारे साथ पेपर देने कि अगर सर होते तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते कि नहीं करते। दिमाग लगाओ। जेम्स ओज डॉन, शाबाश। जेम्स के पास डॉन के 3200 पड़े हैं। ओ शब्द का इस्तेमाल होता है लोन शब्द के लिए। किसके लिए? लोन शब्द के लिए। और कई बार आपने हिंदी में या इंग्लिश में कभी सुना होगा, आई एम ग्रेटफुल टू यू, बोला होगा ना। हिंदी में बोलते हैं मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका ऋणी रहूँगा, आपने मेरे लिए काम किया है, आपने मेरी हेल्प करी है, मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पर कौन किसका आभारी है? जेम्स डॉन का आभारी है। आभारी मतलब थैंकफुल से काम नहीं चलेगा। जेम्स को डॉन को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 3200। एक छोटी सी बात ये समझ में आ गई क्या? बोलो ना। अगर जेम्स ओन्स डॉन लिखा होता तो, जेम्स ओन्स डॉन लिखा होता तो मतलब जेम्स पैसे किससे मांगता है? डॉन से। और क्योंकि लिखा हुआ क्या है? जेम्स ओज डॉन, मतलब जेम्स ने किसके पैसे उधार ले रखे हैं? डॉन के। बात समझ में आ गई? अच्छा, मेरे को डॉन मान लीजिए। मैं कौन? डॉन। मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, मुझे जेम्स से कितने पैसे लेने हैं? 3200। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, मैंने राल्फ के फेवर में एक बीपी एक्सेप्ट किया हुआ है, कितने रुपए का? 3160। दो सेंटेंस हो गई। मैंने क्या खेल खेला होगा? मैंने जेम्स को कहा होगा मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बिहाफ पर पैसा मैंने एक पर्सन के फेवर में बीपी एक्सेप्ट किया हुआ है, तुम उसे जाकर दे देना। पर अब नाटक ये है, मुझे जेम्स से लेने कितने थे? 3200। और मुझे राल्फ को बीपी के अगेंस्ट पेमेंट कितना करना था? तो जेम्स कितना पैसा पे करेगा राल्फ को? तो मुझे अभी भी 40 रुपये लेने हैं ना। लेकिन आप देखिए ना आगे क्या लिखा हुआ है, इन फुल सेटलमेंट, यानी कि मुझे जेम्स के साथ अब और कोई लेना देना करने की जरूरत नहीं है। इस मीन्स आई एम अलाउिंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹40। मैं किसको डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ? बात समझ में आ गई क्या? सेमी कॉलन का मीनिंग समझ में आ गया क्या? जब दो अलग अलग सेंटेंसेस हों और उन दोनों सेंटेंस को उसको आपस में रिलेट करना हो, तो उन दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लिखा जाता है? सेमी कॉलन। इंग्लिश में प्लस माइनस थोड़ी आता होगा।
अगर अपन को 10,000 में 5,000 जोड़ने हो तो अपन लोग 10,000 प्लस 5,000 बोल के दिखा देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 15,000। क्या इंग्लिश में प्लस आएगा क्या? इंग्लिश में तो ये वाले जो मार्किंग आएगी कॉमा आएगा ना। एंड शब्द क्यों बोला जाता है? और कॉमा, इसी के साथ साथ और बातें लिखी जा रही है, यही मतलब होता है ना। तो सेमी कॉलन का मतलब हो गया दो सेंटेंसेस को आपस में ऐड करना हो, रिलेट करना हो, तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? सेमी कॉलन। एम आई क्लियर बेटा? दोबारा समझते हैं। जेम्स ओज डॉन का मीनिंग क्या हुआ? जेम्स विल हैव टू मेक द पेमेंट टू डॉन, तो डॉन को पैसे देने थे 3,200। ये एक सेंटेंस खत्म हो गया। ये सारी पंचायती किसकी बुक में हो रही है? ही कौन है इधर? डॉन। ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन ने अपनी एक्सेप्टेंस जो किसके फेवर में सेंड कर रखी थी? कितने रुपए की? उसको सेटल करने के लिए डॉन ने किसको भेज दिया? ताकि आपस में क्या हो सके? सेटलमेंट हो सके। तो अब हम डॉन हैं, हमारे को अपनी बुक्स में एक एंट्री पास करनी है क्या? बताइए, क्या हमारी बुक्स में हमें लायबिलिटी का पेमेंट अब करना पड़ेगा क्या? तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होगी कि नहीं होगी? व्हाट इज द नेम ऑफ लायबिलिटी? चलिए, बीपी कितने रुपए का है? एंट्री बोलो, बीपी अकाउंट डेबिट 3160। एम आई क्लियर? अच्छा, जेम्स से मुझे कितने पैसे लेने थे, लेकिन वो तो मेरे बिहार पर कितना पैसा दिया है? अगर क्वेश्चन में क्या नहीं लिखा होता, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता, तो मैं यहाँ पर या तो बीपी अकाउंट डेबिट करके छोड़ दिया होता, क्योंकि क्या लिखा हुआ है। तो क्या मुझे अभी जेम्स से 40 मिलेंगे क्या? यानी मैं छोड़ रहा हूँ ना 40 रुपये, यानी मैं उसे क्या कर रहा हूँ? तो क्या मेरे लिए एक्सपेंस हो गया बेटा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 40। ओके, नाउ अब थोड़ा और दिमाग लगाओ। टू जेम्स लिखा जाएगा या टू बी आर लिखा जाएगा? देखिए, जिन्होंने भी जेम्स बोला उन्होंने कुछ सोचा होगा, और जिन्होंने बी आर बोला उन्होंने कुछ सोचा होगा, और जिन्होंने कुछ नहीं बोला कोई बात नहीं। बताइए फिर से, जेम्स आएगा कि बी आर आएगा? जेम्स वाले हाथ खड़े करें। 1 2 3 4 5। मैडम ये हाथ खड़ा है? नहीं, ओके 5। ओके, बी आर रेज योर हैंड। और बाकी के सब नो कमेंट्स। आप सब बी आर बोलते हैं बेटा? बी आर क्यों आएगा साहिल? जेम्स, हाँ बोल। ओके, दिस इज योर ओपिनियन। आपका भी ये ओपिनियन है क्या? तो बी आर आएगा? आर यू श्योर? बी आर आएगा? हाँ भाई, जेम्स क्यों आएगा? तो बी आर क्यों नहीं आएगा? जेम्स क्यों आएगा? बी आर आ सकता, तो बच्चे सही बोल रहे हैं, बी आर आ सकता था। तो आपका आंसर क्या है? जेम्स। फिर से तेज बोलो, मेरे को सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। कहीं पर भी बोला हुआ है क्या कि डॉन के पास जेम्स की एक्सेप्टेंस है? केवल क्या बोला हुआ है? जेम्स ओज डॉन। 2-3 एग्जाम्पल में लिया था, शायद आप भूल गए। मैंने इसको भी उधार में माल बेचा है, इसका नाम है जेम्स। इसका नाम क्या बनाऊं? पॉल। इसका नाम क्या है? पॉल। मैंने जेम्स को ही माल बेचा है और पॉल को ही माल बेचा है। पॉल पर मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं है भैया, मैं इस पर क्या बनाऊंगा? एंट्री बोलो पहले पॉल को माल बेचने की। पॉल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलो बिल बनाने की एंट्री बोलो, बी आर अकाउंट डेबिट टू पॉल। पॉल का गायब हो गया ना अकाउंट, इसकी जगह कौन सा अकाउंट आ गया? जेम्स को माल बेचने की एंट्री बोली ना, जेम्स अकाउंट डेबिट टू सेल। ये मेरा अपना आदमी है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मैंने आज तक इसके ऊपर कोई बिल नहीं बनाया और ना मैं आज बनाऊंगा। क्या मेरी बुक्स में बी आर अकाउंट डेबिट टू जेम्स की एंट्री हुई क्या? फिर भी वो मेरा डेटर है कि नहीं? अब आप अपने आप इतिहास में जाके देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा इतिहास नहीं होगा, 11th और 12th के इतिहास में जाके देखो। आपने बैलेंस शीट बनाई होगी बहुत बार, आपने बैलेंस शीट में डेटर्स भी देखे होंगे और बिल रिसीवेबल भी देखे होंगे। एक ही बैलेंस शीट में डेटर भी देखे होंगे, बी आर भी देखे होंगे। ऐसा क्यों? ये वो डेटर हैं जिनके ऊपर कोई बी आर नहीं बनाया गया, ये वो डेटर थे जिन पर हमने क्या बना लिया?
बी आर। एम आई क्लियर? अब इतना मैंने समझा दिया, अब सही से ही बोलो बेटे, टू बी आर आएगा कि टू जेम्स आएगा? कितना आएगा? 3200। अरे ऐसे मत बोल यार, साहिल को ऐसे मत चिढ़ाओ, सिर्फ मैं चिढ़ा सकता हूँ। बीपी अकाउंट डेबिट 3160, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40, टू जेम्स 3200। नोट इट डाउन फटाफट। वो मैंने इसलिए पूछा था कि आपके इंग्लिश वाला जो टॉपिक है वो शुरू हो गया, इसलिए मैंने पूछा था। बीपी डेबिट 3160, डिस्काउंट डेबिट 40, टू जेम्स 3200। मन में एक सवाल आ सक रहा होगा शायद, कल पटेल और मोदी वाला क्वेश्चन किया था, याद है? वहां पर तो बीपी टू बी आर किया था अपन ने, वहां पर बीपी टू मोदी क्यों नहीं किया था? वहां पे दो बातें थी, हमारी एक्सेप्टेंस थी पटेल को और मोदी की एक्सेप्टेंस थी हमें, तो दोनों में ही एक्सेप्टेंस शब्द आ रहा था कि नहीं आ रहा था? इसलिए हमारे पास बीपी भी था बेटे और हमारे पास बी आर भी था। सभी को बात समझ में आ गई? चलूँ मैं आगे? हाँ लिख लो आराम से लिख लो। अच्छा तो आपने लिखा नहीं क्या अभी तक? ये तो ये बाद में लिखना ना, बाद में पहले बात आगे पढ़ेंगे अपन लोग। नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पढ़ो देखे। मीट हिज एक्स, मीट हिज मतलब फटाफट फटाफट। डॉन की बुक्स में बीपी है कितने रुपए का, जो उसने किसके फेवर में एक्सेप्ट किया था? बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस। पिछले वाले केस में भी डॉन ने ऐसा ही किया था, इस वाले केस में भी डॉन ऐसा ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फर्क इतना सा है कि पिछले वाले केस में जेम्स ने कोई बिल एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था, इस वाले केस में जॉन ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है। बात समझ में आ गई बेटा? आगे देखो, बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर ₹4450। अच्छा, आपको बीपी की लायबिलिटी कितनी पे करनी थी और आपको पैसे कितने लेने थे बीआर के? 4450। डॉन ने क्या दिमाग लगाया कि ना तो मैं सिंह को पैसे देने जाऊं और ना मैं जॉन से पैसे लेकर आऊं, इसके बढ़िया मैंने क्या कर दिया, जॉन को ही ऑर्डर दे दिया कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू मी काइंडली गो टू सिंह और उसे पैसा दे देना। अच्छा, सिंह को मुझे पैसे देने कितने थे? 4500, और उसे जॉन से कितने पैसे मिलेंगे? 4000, तो मुझे 50 रुपये और देने चाहिए ना। आगे क्या लिखा हुआ है? तो क्या मुझे किसी और आदमी के साथ हिसाब किताब करना बाकी है क्या? तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ा कि मुझे मिला? पहले वाले केस में मैंने डिस्काउंट दिया था, इस बार मुझे डिस्काउंट मिला। ऐसा क्यों? पिछले वाले केस में लायबिलिटी का वैल्यू ज़्यादा था, एसेट का वैल्यू ज़्यादा था, लायबिलिटी का वैल्यू कम, तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ गया। यहाँ पर लायबिलिटी की वैल्यू क्या थी? नहीं, लायबिलिटी की वैल्यू, हाँ सॉरी, ज़्यादा, और एसेट का वैल्यू 4450, यानी 50 रुपये से कम। फिर भी सेटलमेंट हो गया तो 50 रुपये कम देने पड़े मेरे को। इनकम, डिस्काउंट की इनकम हो गई। एंट्री बनाओ, देखें बनाओ, क्या नहीं, किसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? एंट्री बोलो, बीपी अकाउंट 4500। कैश दिया क्या मैंने? क्या दिया? बीपी टू बी आर 4450। और अच्छा, अगर क्वेश्चन में सेटलमेंट नहीं बोलता ना तो मुझे टू कैश लिखना पड़ता बेटा वहाँ पे। समझ में आ गई मेरी बात? अब मुझे यहाँ क्या लिखना होगा? टू डिस्काउंट कितना रुपीज़? 50। और अगर जेम्स वाले क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता ना तो मैं एंट्री करता बीपी डेबिट 3160, फिर जेम्स से कहता वो बाकी के 40 मुझे दे दे, कैश अकाउंट डेबिट 40 टू जेम्स। तो यहाँ पर बीपी डेबिट टू बी आर टू डिस्काउंट। यस कृतिका, वी गॉट डिस्काउंट फ्रॉम सिंह। अच्छा, सिंह अकाउंट डेबिट टू जॉन क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारी बुक्स में से सिंह का अकाउंट बीपी बनाते ही कैंसिल हो गया था और जॉन का अकाउंट बीआर आते ही कैंसिल हो गया। आपको ध्यान है, मैंने शायद 8 बार आपको एंट्री लिखवाई है, बी टू सेल्स, बी आर टू बी, 8 बार लिखी आप लोगों ने। उन 8 बार आपने समझा होगा कि जैसे ही बिल बन जाता है ना, डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं।
इसीलिए डॉन की बुक में सिंह का अकाउंट क्लोज हो गया और डॉन की बुक में ही जॉन का अकाउंट कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई? उसकी जगह केवल क्या बचा बेटा? बीपी और बीआर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, raise acceptance in favor of Don retired 1 month before due date. Interest is taken at the rate कितना परसेंट? 6% पर annum। अच्छा, रे से हम पैसे मांगते थे क्या? ये देखो, ये मांगते थे क्या हम रे से? कितना? 3101। ये बिल कितने मंथ्स का था? इंटरेस्ट भी 2 महीने का लगाया था। रे हमारे पास 1 महीने बाद आके कहता है कि पैसा चाहिए। हमने कहा जी बिल्कुल चाहिए। रे ने बोला क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट मतलब रिबेट देनी पड़ेगी। कितना परसेंट की रेट से? 6%। हमारी बुक्स में एंट्री क्या होगी? फटाफट बोलिए। आप जो बोले बहुत अच्छा बोले, हालांकि मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू रे आएगा यार। अरे मैं कह रहा हूँ रे आएगा, क्योंकि रे का अकाउंट तो क्लोज हो गया था। बी आर कितने का गया? 3101। इसलिए वो रहा और वो ये तुमने 3101 बोला था ना मैडम। फिर रिबेट 1 महीने की ऐसी तो आएगी। कितना है बोलो? 16 रुपए आ गए। 3101 माइनस 16 रुपीज। फटाफट बोलिए। 3085। यार तुम मेरे से नाराज वाराज मत होना यार, और हो भी जाओगे तो मुझे कोई खाक फर्क पड़ता है। अच्छा, पक्का समझ में आ गया बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर शुरू के 3 दिन बड़ा अजीब सा लगता है, क्या बार बार डेबिट, क्या बार बार क्रेडिट। लेकिन जब हम लोग एंट्रीज करने बैठते हैं तो धीरे धीरे इजी लगने लगता है बेटा, क्योंकि पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एंट्रीज, और कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर नोट नहीं किए हो तो पहले वाला पेज नोट कर लो। हाँ बिल्कुल। अब तो पूछेगा मैं क्यों नहीं लिखता? मैं लिखने जाऊंगा तो 2 सवाल नहीं हो पाएंगे क्लास के अंदर, और कोर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कोर्स है हमारा। हाँ, अरे इतना बड़ा कोर्स है कि एक बार भी टाइम से हो जाए बड़ी बात है। इसीलिए मैं कुछ होमवर्क में देता हूँ और मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास में। अच्छा, ये नोट कर लिया सबने वाला पेज? कुछ पेंडेंसी है क्या इसमें? इसे नोट कर। जेम्स की जगह बी आर इसलिए नहीं आया था क्योंकि हमने जेम्स से क्या नहीं लिया था? बी आर नहीं लिया था। जॉन की जगह पर बी आर क्यों आया? क्योंकि जॉन की क्या मिल चुकी थी? हमें एक्सेप्टेंस मिल चुकी थी। चलें आगे। हाँ बेटा, फिर से बोलो। पहले वाले बिल तो हमेशा ही कैंसिल होगा ना बेटा, हमेशा ही कैंसिल होगा, क्योंकि वो बिल अगर कैंसिल नहीं किया तो बुक्स में खड़ा रह जाएगा, कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। होमवर्क नोट कर लीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd, एमसीसी मॉड्यूल, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14।
अगर आपके पास ICI का मॉड्यूल है तो फर्स्ट प्रैक्टिकल एंड सेकंड प्रैक्टिकल, नहीं है MCC का मॉड्यूल है तो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 होमवर्क। कल संडे है ना, बोर हो जाते होंगे आप लोग, तो मैं इसीलिए होमवर्क दे देता हूँ। आपको कम लग रहा है तो अभी और दे दूंगा, बहुत है, कंधे ही झुक गए तुम्हारे, इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया तुम्हारे ऊपर मैंने, नालायक। इलस्ट्रेशन नंबर 7, हाँ 7 पढ़ो। मिस्टर डेविड draws two bills of exchange on January 1st, 2024, 6,000 and 10,000. The bills of exchange for rupees 6,000 is for 2 months, while the bill of exchange for 10,000 is for 3 months. These bills are accepted by Mr. Thomas. अच्छा, दो बिल हैं बेटा, दोनों बिल लिखे हैं जनवरी 1st 2020 को, पहला 6,000 दूसरा 10,000। 6,000 वाला कितने मंथ्स का है, 10,000 वाला कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का। These bills are accepted by Mr. Thomas. Now, on 4th of March 2020, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill. फर्स्ट बिल रिन्यू करने के लिए बोला तो नया बिल तभी तो आएगा जब पुराना बिल गायब होगा। अब पुराना बिल किसी मंत्र जाप से गायब होगा क्या, एंट्री करने से जाप होगा। Mr. David to renew the first bill with interest at the rate 18% per annum for a period of 2 months. मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल। डेविड बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। नाउ आगे, ऑन 20th March 2020 मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 10,000, द इंटरेस्ट, रिबेट दैट इज डिस्काउंट। देखो तीनों नाम ले दिया गया, रिबेट बोल सकते हो, इंटरेस्ट बोल सकते हो, डिस्काउंट। लेकिन बैंक से कराए डिस्काउंट को अलग रखना है, अगर अपन को जल्दी पैसा मिल जाए तो रिबेट को अलग रखना है, और हम किसी से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं डिले पेमेंट के कारण तो उसको अलग रखना है। इसलिए जब टाइम से पहले ड्रॉर पैसा मिल रहा है ड्रॉर को तो वो उसे रिबेट का नाम देता है। हम लोग भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग क्या लिखेंगे, रिबेट। कितने रुपए का रिबेट देना पड़ा, अच्छा ये कौन से बिल की बात हो रही है बेटा, सेकेंड बिल की। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, जो अभी पुराने बिल को कैंसिल करके जो नया बिल बनाया था उस बिल की ड्यू डेट के दिन थॉमस भाई साहब क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। मतलब उसकी एसेट्स को बेचकर भी इतना पैसा रिकवर नहीं हो सका कि उसकी लायबिलिटीज का 100% पेमेंट किया जा सके, तो इसे क्या नाम देते हैं, इंसॉल्वेंसी का। एंड ओनली 50 पैसे इन अ रुपी, क्या केवल 98 दे सका क्या वो, ये लो 98, आपका और मेरा हिसाब बराबर, ऐसा होगा। 50 पैसे इन अ रुपी यानी 50% could be recovered from his estate. You are to give the journal entry in the books of Mr. David and Thomas. हम तो इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस दोनों पार्टी की बुक में करेंगे, ठीक है। चलो करें शुरू, लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 7। सबसे पहली पार्टी कौन है बेटा, डेविड, और दूसरी कौन है, थॉमस। दो बिल लिखे गए हैं बेटा, तो अपन BR1 और BR2 बोलकर इनको रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे पहला बिल जो भी लिखा गया वो 1 जनवरी 2020 को लिखा गया बेटा। डेविड की बुक में एंट्री क्या होगी, ओके। पहला बिल कितने का बेटे, दूसरा वाला, तो टोटल कितना हो गया, ओके। थॉमस की बुक में एंट्री होगी डेविड अकाउंट डेबिट टू BP फर्स्ट, BP सेकेंड। डेविड डेबिटेड बाय 16, फर्स्ट BP 6,000, दूसरा BP 10,000। ऑल क्लियर बेटा। नेक्स्ट, फर्स्ट बिल कितने मंथ्स का था, 2 महीने का बेटा। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 2
3rd 4th। क्या 4th मार्च को थॉमस ने बोला सॉरी मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं, इसलिए बिल को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। याद करो बेटा, जब भी अपन क्या करेंगे, बिल को कैंसिल करेंगे, हम सबसे पहले कैंसिलेशन की एंट्री पास करेंगे बेटे। कौन सी डेट को? 4th मार्च 2020। थॉमस को वापस से बिल दे दिया जाए, आया था तो एंट्री की थी BR टू थॉमस, कैंसिल करेंगे तो थॉमस टू BR 1 ऑफ ₹6,000। अच्छा, थॉमस की बुक में BP फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू डेविड, कितना ₹6,000। अच्छा, क्या अब हम यानी कि डेविड थॉमस से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं? कहाँ है? ये रहा, रिन्यू द फर्स्ट बिल एट द रेट कितना %? फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। अच्छा, जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे होता है। क्या यहाँ पर थॉमस ने डेविड को कोई पार्ट पेमेंट किया है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि डेविड की बुक्स में पहले इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री होगी। किससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? थॉमस से। एंट्री बोलिए, थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की वैल्यू 6,000 पे 18%, 2 महीने का 180। तो थॉमस की बुक में एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डेविड, कितना रुपीस? एम आई क्लियर? 4 मार्च 2020 को ही क्या बिल आ गया बेटा? नया वाला नया बिल आया, 3rd बिल आया हमारे पास, BR अकाउंट डेबिट टू थॉमस। कितने का बिल बन के आएगा? 6,180। थॉमस की बुक में एंट्री क्या होगी? डेविड अकाउंट डेबिट टू BP, कितना रुपीस? 6180। ओके बेटे, फर्स्ट बिल कैंसिल हो गया, उसकी जगह नया बिल आ गया। अच्छा, सेकंड बिल भी कौन सी डेट को ही लिखा था? 1 जनवरी 20, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 2nd, 3rd, 4th, 4 अप्रैल को पैसा आना चाहिए था। लेकिन थॉमस तो कौन सी डेट को ही आके बोलता है पैसे ले लो? 20 मार्च को ही बोलता है कि ऑन 20th मार्च 2020 थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर ₹10,000, और हमने उसको रिबेट कितना अलाउ किया? 100। तो सबसे पहले एंट्री किसकी बुक में पास होगी? डेविड की बुक में। कौन सी डेट को होगी? 20th मार्च। एंट्री बोलेंगे, थॉमस इसलिए नहीं आएगा बिकॉज थॉमस की जगह पर तो कौन सा अकाउंट था? BR। 9,900, 100 रुपए की रिबेट, BR 10,000 का आ गया बेटा। थॉमस की बुक में एंट्री होगी BP अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिबेट, क्योंकि जिसने रिबेट मिली है उसकी इनकम हो गई बेटा। अच्छा, अब कहानी में केवल नया वाला बिल बचा बेटा। नया वाला बिल 4 मार्च को लिखा गया था, 4th मार्च से 4th अप्रैल, 4th ऑफ मई, 5th, 6th, 7th मई को बिल की ड्यू डेट थी। पैसे आए क्या? थॉमस तो क्या हो गया? क्या ये वाला बिल भी डिसऑनर हुआ? याद करो, मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि डिसऑनर 2 कारण से होता है। या तो कोई आदमी पैसा ना दे क्योंकि उसके पास थे नहीं, एक होता है वो इंसॉल्वेंट हो जाए इसलिए पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी के कारण भी बिल डिसऑनर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देखो बेटा, क्या यहाँ पर आपके पास 3rd बिल जो बनकर आया वो असेट बन के खड़ा था ना? कौन सी डेट को?
आपको इसके बदले पैसे ही नहीं मिले तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा ना, और थॉमस को क्या बनाना पड़ेगा वापस से, डेटर। एंट्री बनाओ क्या होगी, कौन सी डेट को, 7 मई 2020। एंट्री थॉमस अकाउंट डेबिट टू BR, कितने रुपीस की, 6180। ओके, इधर की तरफ एंट्री क्या होगी, BP अकाउंट डेबिट टू डेबिट 61। ऑल क्लियर? हाँ तो उसकी एंट्री अब करेंगे ना, पहले बिल तो कैंसिल कर दें। प्लीज मैडम, पहले बिल कैंसिल होगा उसके बाद पैसा आएगा, तुम बताओ क्यों नहीं होगा? इतनी देर से समझाया जा रहा, नंबरिंग का खेल थोड़ी है, ये पहले होगी ये बाद में होगी। ड्यू डेट कौन सी थी इस बिल की, बोलो, तो फिर एंट्री पहले कब होगी, पता ना, जल्दी से पता, डिसऑनर की एंट्री कब होगी, तो बेटा मैंने कर दी ना। अब प्रोसेस जो होगा इंसॉल्वेंसी का वो धीरे धीरे लागू होगा। इंसॉल्वेंसी आपने पढ़ा है कि डिसोल्यूशन, अरे तुमने पढ़ा क्या है फिर? जब कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है ना तो उसके एसेट्स को बेचा जाता है, तो क्या सारी एसेट 7 मई को ही बेच दी जाएगी? पेमेंट एक दिन हो जाएगा क्या? तो पहले क्या करेंगे, बिल को कैंसिल। समझ गए बेटे आप? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए अपन डेट भी कौन सी लिखेंगे, 7 में। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे डेट लिखनी नहीं चाहिए, सुन रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता पैसे कौन सी डेट को आए हैं, लेकिन प्रिसाइसली मैंने क्या लिखा कि बिल इस दिन डिसऑनर हुआ तो पैसे भी इसी दिन मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? एंट्री बोली, देखें क्या होगी। हाँ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बेटा बैड डेट्स क्यों? करेक्ट, थॉमस हमारा डेटर था बेटे, क्या था, डेटर। डेटर ने आधे ही पैसे दिए, आधे पैसे नहीं दिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू थॉमस। ओके, हम थॉमस से कितने पैसे मांगते थे, उसने 1 रुपए में केवल 50 पैसे दिए, यानी 50% दिया बेटा, 3090। ओके, अब देखो मैं इधर की एंट्री मैं बोल देता हूँ, ध्यान से देखना। थॉमस की बुक में लायबिलिटी किस नाम से थी, डेबिट। जब हम लायबिलिटी को क्या करते हैं, कैंसिल, तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट कितना रुपीस, 6180। क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट क्या होगा, क्या वो पैसे दे पाया क्या? जब कोई आदमी किसी को पैसे नहीं दे पाता तो उसकी बुक्स में जो अकाउंट ओपन होता है उसे कहते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट। इस क्वेश्चन में कुछ भी खास था क्या? ये तो अपन ने जो अब तक इलस्ट्रेशंस किए, अब तक जो प्रैक्टिस करी उसी का पार्ट था ये भी, बस एक नई चीज़ पढ़ ली अपन ने, बैड डेट्स और डेफिशिएंसी। ठीक है बेटा, आप लोग सीए इंटर में जब एडमिशन लोगे तो आप सर डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। बेटे ये इसकी रिकॉर्डिंग हुई है 12 बजे से लेकर 12:56 तक। आपको मेरा सहृदय निवेदन है बेटे कि आप इसको एक बार रिकॉर्डिंग में जाके पूरा देखना बेटा, मेरे लिए पूरा वापस एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, सॉरी पॉसिबल नहीं है। नहीं सीरियसली, अरे मजाक नहीं। यश बेटा मेरी सिचुएशन समझ सकते हो ना बेटा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर सकता आपको, धीरे धीरे तो एक्सप्लेन कराया मैंने, देखो। थैंक यू बेटा, थैंक यू, है ना, 12 से लेकर ये 12:56 तक हुई है इसकी, एक बार देखना, 100% श्योर आपको समझ में आएगी बेटा। सबने कर लिया यहाँ तक? कोई स्पेसिफिक एंट्री पूछनी है तो पूछो। समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन, हाँ बोल।
हाँ, वो इंटर की बात कर रहा था। ये मैं डेफिशिएंसी वाले कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था। जब आप सी इंटर में आ जाएंगे तो आपने कंपनी अकाउंट्स के बारे में सुना हुआ है ना। पार्टनरशिप फर्म तो डिसॉल्व होती है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है। पार्टनर आपके डिसोल्यूशन कोर्स में से हट गया था क्या? जिसने पढ़ा होगा उसको जरूर ध्यान होगा, एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करता है, एसेट्स को बेच देते हैं। तो कंपनी के केस में लिक्विडेशन होता है, और जब कोई कंपनी क्या हो जाती है, लिक्विडेट हो रही है और उसकी एसेट्स इतनी नहीं हो कि लायबिलिटीज को क्या किया जा सके बेटा, पे ऑफ, तो जो भी डेफिशिएंसी होती है उसे डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लिक्विडेशन का एक पूरा चैप्टर है, वहाँ पर आपको उस डेफिशिएंसी अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाता है वो थॉरोली सीखने को मिलेगा। अब मैं ये बात इसलिए बोला क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, देखो डेफिशिएंसी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया ना बेटा। बैड डेट्स तो क्या हो जाएगा, पी&एल से चार्ज हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी पी&एल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये थॉमस की जो बुक खत्म होगी उसमें डेफिशिएंसी कैसे क्लोज होगा ये मैं आपको अभी बता ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पूरा सिस्टम नहीं पता। वैसे मैं इतनी बातें नहीं बोलता तो भी तुम्हारे को समझ आ गया था ना क्वेश्चन। अच्छी बात। क्या बोल रही है, क्या बोला इसने? हिम्मत है तो दोबारा बोलो। इलस्ट्रेशन नंबर 8, बस ये आज लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल करेंगे, मंडे को करेंगे। रीटा ओड ₹1 लाख टू सिरिमन। फटाफट बताओ, पैसा रीटा ने ले रखा है कि सिरिमन ने ले रखा है? जेम्स ओज डॉन। रीटा ओड 1 लाख टू सिरिमन। रीटा ने पैसे ले रखे हैं, किसके? इसीलिए देखो October 1st 2019 रीटा एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय सिरिमन। बात समझ में आ गई? और ये क्या बोल रहा है? सिमरन, अभी टाइम है सिमरन में। नहीं कोई बात नहीं, नहीं मुझे भी ऐसा लगता है इसने जानबूझ के बोला होगा। याद तुझे आ रही होगी, नाम तूने इसका लगा दिया। Rita owed ₹1 lakh to Seriman. On October 1st, 2019, Rita accepted a bill drawn by Seriman for the amount at 3 months. Seriman got the bill discounted with his bank for ₹99,000 on 3rd of October 2019. Before the due date, Rita approached Seriman for renewal of the bill. देखो Seriman के सामने दिक्कत देखो, बिल किसके पास पड़ा था पहले सिरिमन के पास। सिरिमन ने उस बिल को क्या करवा लिया बेटे, पक्का, ये सोचकर कि रीटा पैसे किसको दे देगी, बैंक को। रीटा तो यहाँ पे आके खड़ी हो गई, बोले सॉरी क्या नहीं है, पैसे नहीं है। बैंक पैसे किससे लेने जाएगा? बैंक पैसे किसके पास लेने जाएगा? रीटा कहाँ खड़ी है, यहाँ। बात समझ में आ रही है? क्या बैंक को पैसा मिलेगा? बैंक जबरदस्ती सारे पैसे सिरिमन के बैंक से निकाल लेगा। पहले बैंक क्या पे करेगा, नोटिंग चार्जेस। सिरिमन को ये बात समझ में आ गई कि रीटा उसे पैसे देने वाली नहीं है, बैंक को क्या करना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस। तो बैंक मेरे अकाउंट से 1 लाख तो निकालेगा ही निकालेगा, साथ ही साथ नोटिंग चार्ज भी निकालेगा ना। और रीटा जब खुद कह रही है कि सॉरी मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, तो क्या उसे नोटिंग चार्ज की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। आगे देखो क्या लिखा है, सिरिमन agreed on the condition that 50,000 be paid immediately together with interest. वो ये कहता है कि ठीक है रीटा, नो प्रॉब्लम, तुम मुझे 1 लाख रुपए नहीं दे सकती, नो कोई दिक्कत नहीं, तुम उस 1 लाख में से मुझे 50 के 50,000 तो अभी के भी पे करो। क्या ये पार्ट पेमेंट हो गया? अच्छा, 1 लाख में से 50 पे कर दिए। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट? ये 50,000 तुम मुझे कब दे देना, 3 महीने बाद। लेकिन मुझे ये पैसे 3 महीने बाद मिलेंगे तो मुझे इंटरेस्ट का लॉस होगा कि नहीं होगा? मैं तुमसे क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट। कितना % की रेट से? वो पैसा भी तुम मुझे अभी के अभी नकद में दोगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो देखो। ऑन द कंडीशन दैट 50,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा, रिमेनिंग अमाउंट पे। कितने % से? 3 मंथ्स का। और जो बाकी का बैलेंस बचेगा, एंड फॉर द बैलेंस रीटा शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स। बात समझ में आ गई?
These arrangements were carried out. दोनों पार्टी एग्री हो गई. But afterwards, Rita became insolvent and only 40% of the amount could be recovered from her estate. Rita की जगह, his की जगह क्या आएगा? Her estate. Pass journal entry with narration in the books of Siriman and Rita. बाकी एग्जाम में तो जो आएगा वैसा करके आओगे. प्रैक्टिस करने के लिए रीटा की बुक्स में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं. करें शुरू. अच्छा, अब मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, मैं तो क्वेश्चन आपके सामने दिखाऊंगा. यू ट्राई टू स्पीक द एंट्री. ठीक है, लिखें क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8. In the books of Siriman or in the books of Rita, एक पार्टी सिरिमन, एक पार्टी रीटा. कौन सी डेट को बिल लिखा गया है? तो बिल किसके लिए बना? सिरिमन के लिए. BR. BP किसके लिए बना? रीटा. पहले अक्टूबर 1 2019 को लिखो. सिरिमन की बुक में एंट्री बोलिए, BR अकाउंट डेबिट टू रीटा. BR टू रीटा. BR टू रीटा. रुपीस कितना बेटे? 1 लाख. तो क्या एक एंट्री रीटा की बुक में भी होगी? एंट्री बोलिए, सिरिमन अकाउंट डेबिट. लिख लो, सिरिमन अकाउंट डेबिट टू BP. ओके बेटे. सिरिमन ने इस बिल को क्या करवा लिया? बैंक से. कौन सी डेट को करवाया बेटा? 3 अक्टूबर. तो पहले सिरिमन की बुक में 3 अक्टूबर को एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR. लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू BR 1 लाख. क्या ये ट्रांजैक्शन रीटा की बुक में रिकॉर्ड होगा क्या? बेटा, जब इस बिल की ड्यू डेट आनी थी तो कौन सी डेट को आनी थी? 3 महीने बाद आनी थी क्या? हाँ, 3 मंथ्स का था. 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 2nd, 3rd, 4th जनवरी को. इधर देखो सब बच्चे, बैंक पैसा किससे मांगता? रीटा से. रीटा पैसे बैंक को नहीं देती, तो बैंक सारे पैसे सिरिमन के अकाउंट से निकालता. कैन वी से कि हमें ये पैसे जो बैंक को किससे मिलने चाहिए थे? रीटा से, वो हमें देने पड़ गए. तो मैं ये पैसे लूंगा किससे? रीटा से, और दूंगा किसको? बैंक को. मतलब रीटा से लेना है, बैंक को देना है. एम आई क्लियर? लिखो, 4 जनवरी 2020. 4 जनवरी 2020. हम सिरिमन बन के बात कर रहे हैं. हमें रीटा से पैसे लेने हैं. रीटा डेबिट हो जाएगा और हमने पैसे किसको दे दिए? बैंक को. तो हम हमारी बुक्स में बैंक को क्रेडिट कर देंगे. रीटा अकाउंट डेबिट टू बैंक. रुपीस कितना बेटे? 1 लाख. हाँ, 1 लाख. 1 लाख ही आएगा ना बेटा? 99,000 नहीं आएगा. 1000 तो बैंक की इनकम है ना बेटे. ये बात हुई, सिनेमा थिएटर में मूवी देखने गए, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, पिक्चर पसंद नहीं आई, बाहर जाके बोले पकड़ तेरी टिकट, पैसे वापस दे. ऐसा होगा क्या? आपने मूवी 3 घंटे की एंजॉय करी कि नहीं करी? आपने उस 3 घंटे को कंज्यूम किया है कि नहीं किया? आपसे कोई पैसा वापस आपको दिया नहीं जाएगा. तो ये बैंक की 1000 रुपये की क्या है? इनकम है. ठीक है. अच्छा, रीटा की बुक में एंट्री बताओ होगी कि नहीं होगी? होगी. होगी. किस बात की होगी? BP को कैंसिल करने की. देखो, आपको रीटा की बुक में एक एंट्री दिख रही होगी ऊपर, सिरिमन टू BP. अरे आपने इसका पेमेंट ही नहीं किया तो उसको हटाना पड़ेगा ना बुक्स में से. एंट्री बोलो, BP अकाउंट डेबिट टू सिरिमन. BP डेबिट टू सिरिमन, रुपीज 1 लाख. चलिए, अब एक बार सिरिमन की बुक में देखो, रीटा का बैलेंस डेबिट दिख रहा है, और रीटा की बुक में देखो सिरिमन का अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है. तो एक पार्टी की बुक में दूसरी पार्टी डेटर बन गई,
और दूसरी पार्टी के बुक में पहली पार्टी क्रेडिटर बन गई। 1 लाख रुपए था ना। रीटा से सिरिमन को 50,000 तो लेने ही लेने हैं, बाकी का बचा हुआ 50,000 वो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा ना। तो पहले हम क्या करें, इंटरेस्ट चार्ज करें। सिरिमन के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इनकम? किससे पैसा लेगा वो? एंट्री लिखो, रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, 4 जनवरी 2020। ये इंटरेस्ट 1 लाख पे चार्ज होगा कि 50,000 पे? तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कैसे करेंगे, इस एंट्री के नीचे आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। 1 लाख में से कितने पे कर देगी वो, तो कितने बचेंगे? 50,000। पे कितना परसेंट, कितने मंथ्स का? 1500 आ रहा है क्या? लिख लो, रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1500 रुपये। तो रीटा की बुक में एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सिरिमन। करेक्ट बेटा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सिरिमन। अब देखिए, सिरिमन की बुक में रीटा पहले से डेबिट 1 लाख थी, अभी अभी 1500 से और डेबिट हो गई ना। तो 1,01,500 में से वो 50,000 तो ओरिजिनल फिगर के दे रही है और 1500 रुपये इंटरेस्ट के, यानी कि 51,500 मिलेगा। किसको मिलेगा? सिरिमन को। एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा 51,500। और रीटा एंट्री क्या करेगी? सिरिमन अकाउंट डेबिट टू बैंक 51,500। अब देखो, सिरिमन की बुक में जो रीटा 1,01,500 से पहले डेबिट हुई, बाद में 51,500 से क्रेडिट हुई, तो नेट में बैलेंस 50,000 रह गया ना। और रीटा इस 50,000 के बदले नया बिल एक्सेप्ट कर रही है, तो सिरिमन की बुक में बिल बनाने की एंट्री आएगी। सिरिमन को बिल मिल रहा है, एंट्री बोलिए, BR अकाउंट डेबिट टू रीटा। वेरी नाइस। ये एंट्री भी 4 जनवरी 2020। हाँ, क्योंकि ये सब काम इसी दिन हो रहे हैं। BR अकाउंट डेबिट टू रीटा कितने रुपए का बेटे? 50,000। और रीटा की बुक में एंट्री होगी सिरिमन अकाउंट डेबिट टू BP। वेरी नाइस। अच्छा, ये वाला बिल अपन ने कितने मंथ्स का लिखा? 3 मंथ बेटा। 4 जनवरी से 4 फरवरी, 4 मार्च, 4 अप्रैल, 5, 6, 7, 7 अप्रैल को इस बिल की ड्यू डेट आती, लेकिन 7 अप्रैल को तो रीटा क्या हो रही है? तो हमारी बुक्स में बेटे देख, हमारी बुक में सबसे पहले एंट्री किसकी होगी? बिल को कैंसिल करने। कौन सी डेट को? 7 अप्रैल। पहले 7 अप्रैल को सिरिमन की बुक में बिल को कैंसिल करने की एंट्री पहले हुई थी BR टू रीटा, अब होगी रीटा टू BR। रीटा टू BR कितना रुपीस? 50,000। ओके बेटे। और रीटा की बुक में करेक्ट, BP टू सिरिमन। साहिल सिरिमन लिखना बेटा, BP टू सिरिमन कितना रुपीस? 50,000। अच्छा, अब देखो वापस से सिरिमन की बुक में ये लास्ट एंट्री करते टाइम पे रीटा डेबिट हो गई, यानी डेटर बन गई। और रीटा की बुक में देखो सिरिमन क्रेडिटर बन गया, क्रेडिट हो गया, तो मतलब डेटर और क्रेडिटर। क्या रीटा पैसे दे पाई? पूरे नहीं दे पाई, ओनली कितना परसेंट? तो मैं पहले एंट्री बोलता हूँ, बैंक डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू रीटा। लिखो, सिरिमन की बुक में बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीटा। क्योंकि 50,000 का 40% ही आया, यानी 20,000 आया बैंक में, बैंक डेबिट 20,000, बैड डेट्स डेबिट 30,000 टू रीटा 50,000। अच्छा, रीटा की बुक में एंट्री होनी चाहिए सिरिमन डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंस। वेरी नाइस।
रीटा की बुक्स में एंट्री हुई श्रीमन डेबिट 50,000 टू बैंक 20,000 टू डेफिशिएंसी 30,000। बेटा ये क्वेश्चन पूरे लाइन टू लाइन पढ़ते गए, एंट्री की एंट्री बनती चली गई। जब आप लोग मंडे को आओगे संडे की छुट्टी बनाकर, तो मैं आपको इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ाऊंगा, बिल्स फॉर अकोमोडेशन। कौन से बिल? बिल्स फॉर अकोमोडेशन। जाते आते थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये बिल्स फॉर अकोमोडेशन होते क्या हैं। आपने होमवर्क नोट कर लिया? प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल फर्स्ट एंड सेकेंड, एमसीसी मॉड्यूल से 13 एंड 14। थोड़ा सुन लीजिए, भी है थोड़ा टाइम अपने पास। बिल्स फॉर अकोमोडेशन की थ्योरी में थोड़ा बोल देता हूँ, ताकि जब अपन लोग मिलेंगे तो सीधे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। अब तक अपन लोगों ने जितने भी ट्रांजैक्शंस पढ़े थे, उसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर माल बेचे गए अमाउंट के बदले बिल बनाने का काम कर रही थी। इसे कहते हैं ट्रेड बिल। क्या बोलते हैं इसे? जब एक दूसरे को अपन ने बिल बनाया किसी ट्रेड फैसिलिटी के लिए। लेकिन अगर दो पार्टी बिना किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी किए भी एक दूसरे के ऊपर बिल बनाती है और एक्सेप्ट करती है, तो उसे बिल्स फॉर अकोमोडेशन का नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? बिल्स फॉर अकोमोडेशन। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मंडे को याद रख सकूँ। ध्यान रखना, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा बेटा, ध्यान सुनिए। बिल्स फॉर अकोमोडेशन के दो पर्पस हैं। किसी ट्रेड ट्रांसमिशन को फैसिलिटेट करने के लिए या फिर फंड्स जनरेट करने के लिए। पहला मैंने क्या बोला? किसी ट्रेड एक्टिविटी या किसी ट्रेड ट्रांसमिशन को फैसिलिटेट करें या फिर फंड जुटाने के लिए क्या बनते हैं? बिल्स फॉर अकोमोडेशन। तो जो फंड्स वाली बात है वो चर्चा मंडे को करेंगे। पहले अभी ट्रेड ट्रांसमिशन को फैसिलिटेट कैसे किया जा सकता है बिल्स फॉर अकोमोडेशन में, वो समझ लेते हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, और हम दोनों आपस में क्या करते हैं? आज तक बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते आए। मैं इसको नहीं जानता, लेकिन ये मेरे दोस्त को जानता है, ठीक है। मैं यूजुअली इससे माल खरीदता हूँ, यूजुअली इसको माल बेचता हूँ। नकद में भी माल बेचा जा जाता है, उधार में भी खरीदा और बेचा जाता है। एक दिन मुझे मेरे किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर दिया, और वो एक स्पेशल प्रोडक्ट था जिसका स्टॉक मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैं ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्त के पास जाऊंगा और उसे कहूँगा कि तेरे पास ये माल पड़ा है क्या, तू दे दे, ताकि मैं इस माल को बनाकर कस्टमर को बेच सकूँ, प्रॉफिट कमा सकूँ। सही बोला मैंने? इसने बोला यार ये वाला माल तो अपने पास है ही नहीं। तो मैंने कहा बता फिर जयपुर में और कहाँ मिलेगा। बोले मैं तुझे एक आदमी का पता दे रहा हूँ, वो जनरली इस तरह के माल रखता है, तो उसके पास चला जा। मैंने कहा यार मैं तेरे से माल खरीदता बेचता आया हूँ, तो हम एक दूसरे को क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज अलाउ करते हैं ना, क्योंकि हम एक दूसरे के जानकार हैं। तो ऐसे आदमी के पास भेज रहा है जिससे मैं कभी आज तक कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, वो मुझे उधार में कैसे माल बेचेगा? आर यू लिसनिंग? उसने बोला जा तो सही, देख लेना, रिक्वेस्ट कर लेना, मेरा नाम ले देना। मैं चला गया इसके पास। मैंने कहा जी फला फला आदमी ने मुझे भेजा है, ये वाला प्रोडक्ट आप मुझे दे दो। इसने बोला ले लो साहब। इसको थोड़ी पता था कि मैं कैश लेकर आया हूँ कि नहीं लेकर आया हूँ। इसने काउंटर पे वो सामान स्टॉक में से निकाल कर रख दिया, मैंने बटोर लिया। ये मुझे क्या बोलता है? पैसे। पैसे पैसे तो नहीं है। मैं तो यूजुअली उनके साथ क्या करता हूँ, माल उधार में खरीदता हूँ। मेरे को लगा आप भी मुझे उधार में माल बेच देंगे। ये अपनी जगह बिल्कुल सही है कि नहीं? ये बोलेगा यार यू आर अ स्ट्रेंजर फॉर मी, मैं आपको माल उधार में नहीं बेच सकता। मैंने इसे रिक्वेस्ट करी कि सर देखो मैं आप मेरे पर बिल बना दो, मैं उस बिल को क्या कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर ले। उसने कहा सर मैं ऐसे आदमी को माल उधार में बेचूंगा ही नहीं, तो मैं बिल क्यों बनाऊंगा? मैं तो आपको माल उधार में नहीं बेच सकता। मैंने कहा कोई रास्ता बता दो कि हमारे बीच में क्या हो जाए, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जाए। तो इसने एक सजेशन दिया कि तुझे भेजा किसने? मैंने कहा इसने। एक काम कर, इसका एक्सेप्ट किया हुआ बिल मेरे पास ले जाकर रख दे, मतलब इसका एक्सेप्टेड बिल मुझे क्या कर दे? एंडोर्स कर दे। मैं कहा क्यों? मेरा क्यों नहीं ले रहा बिल एक्सेप्ट किया हुआ, इसी का क्यों ले रहा है? बोले मैं तुम्हें तो नहीं जानता ना, मैं इसकी गारंटी पर तुम्हें माल बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा। अब गारंटी दो तरीके से दी जाती है, एक तो होती है वर्बल गारंटी, एक तो क्या होती है? ये आदमी इसको फ़ोन लगाता और ये कहता कि एक आदमी आया है, इसको माल बेच दूं क्या? ये बोलता हाँ हाँ बेच दे, अगर पैसे वो नहीं दे तो मुझसे ले जाना। तो ये वर्बल गारंटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक होती है राइटिंग में गारंटी। इसने अपना एक्सेप्ट किया हुआ बिल मुझे दिया होगा,
टेल मी यस और नो। और मैं ये वाला बिल इसके फेवर में क्या कर दूंगा, एंडोर्स। अब इस पार्टी को तो बिल का पैसा उसी आदमी से लेना है जिसने बिल क्या किया हुआ है, एक्सेप्ट। पता एक्सेप्ट इसने किया है कि नहीं किया है। और ये आदमी अपनी गुडविल बचाने के लिए पैसा जरूर देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा तो फिर तो बैड डेट्स तो बिजनेस में होते ही रहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। अब सुनिए क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं सबसे पहले मेरे दोस्त के पास आऊँगा और मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारे पर एक बिल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, एक, जिसे तुम्हें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। मैंने बिल बनाया, इसने क्या किया, एक्सेप्ट। इसके लिए हो गया बीपी, मेरे लिए हो गया बीआर। अब फटाफट बताएं, मेरे और इसके बीच में जो बीआर और बीपी बना है वो हमारे बीच में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है क्या? एक्टिविटी मेरे और इसके बीच में होगी ना। लेकिन मेरे और इसके बीच में ट्रेडिंग एक्टिविटी तभी हो सकती थी जब इसके पास इसका एक्सेप्ट किया हुआ बिल आया होता। तो मैंने इसके ऊपर जो बिल बनाया वो किसी दूसरे पर्सन के साथ जो ट्रेडिंग एक्टिविटी को पूरा करना था उसके लिए बनाया ना। तो हम दोनों के बीच में बना हुआ बिल बिल्स फॉर अकोमोडेशन हुआ। क्या हुआ, बिल्स फॉर अकोमोडेशन। इसने बिल एक्सेप्ट किया, मैंने मेरे पास आया हुआ बीआर इससे माल खरीदा और इसको एंडोर्स कर दिया। बात समझ में आ गई। अब जब भी इस बिल की ड्यू डेट आएगी ये पार्टी तो पैसे इसी से लेगी ना, मैं मेरी तरफ से पैसे इसको दे दूंगा, ये पैसे इसको दे देगा। हम तीनों फ्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। मेरे इसके बीच में बना हुआ बिल कौन सा था, बिल्स फॉर अकोमोडेशन। बात समझ में आ गई। जाते जाते एक छोटी सी लाइन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देख लें। इस लाइन को आप कहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे बस, तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जॉर्ज, यहाँ पे जॉर्ज मैं बन जाता हूँ, ठीक है। जॉर्ज ड्यू अ बिल फॉर ₹1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी। हैरी इसको बना लेता हूँ। फॉर हैरी, हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। मेरे लिए क्या हो गया, बीआर। मैं कौन, जॉर्ज। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ $81,000 फ्रॉम जैक। मैंने माल किससे खरीद लिया, जैक से। एंड ऑन द सेम डेट जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस। मेरे पास जो बिल था किसका एक्सेप्ट किया हुआ, हैरी का, वो मैंने किसके फिर में एंडोर्स कर दिया। बात समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ, जॉर्ज और जैक के बीच में, जबकि बिल किसके बीच में बना, जॉर्ज और हैरी के बीच में। तो जॉर्ज और हैरी के बीच में जो बिल बना उसका नाम अकोमोडेशन बिल था कि नहीं था, पक्का। चलो मिलते हैं मंडे को।